कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, तो एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को ड्यूली फॉलो कीजिए। उसके बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली हो गया, बोर्ड्स हो गया, प्री बोर्ड्स हो गया, आपके सेक्शनल टेस्ट हो गए, यूटी हो गए, वीकली टेस्ट हो गए। क्लैट का एग्जाम इज मोर लाइक क्रिकेट। तो मॉक एनालिसिस को अक्सर बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि क्लैट का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। बच्चे सोचते हैं कि पूरे 120 क्वेश्चंस हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, ओएमआर को हम लास्ट में कलर कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट वाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कौन कौन सी है वो गलतियां जो रेकरेंटली बहुत सालों से हमने देखा है जो बच्चे बताते हैं, या बहुत सारी गलतियां जो हम एज एन एजुकेटर ऑब्जर्व करते हैं बच्चे बताते नहीं हैं। तो वो गलतियां आप ना करें, क्योंकि कहते हैं ना दूसरों की गलतियों से सीखो। तो दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको रियलाइज करो बट इनको अवॉइड करो, कोशिश करो ये मिस्टेक्स मत करो, ताकि आपकी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। नंबर 1 क्या है? नॉट हैविंग और फॉलोइंग द शेड्यूल फॉर प्रिपरेशन। तो नंबर 1 तो बच्चों से गलती ये होती है कि वो एक टाइम टेबल या एक शेड्यूल बनाते ही नहीं है अपनी क्लैट की प्रिपरेशन का, या अगर बना चुके होते हैं तो उसको फॉलो नहीं करते हैं कि ठीक है बना के वो किसी कोने में पड़ा था, बना के वो स्टिकी नोट्स की तरह लगा तो है स्टडी टेबल पर, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारा बैकलॉग ओवर द टाइम बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे क्लैट का एग्जाम नजदीक आता है, इतना सारा पाइल और लोड देख के डीमोटिवेशन आने लग जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुरुआत से ही जब आप अपनी प्रिपरेशन करिए तो एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को ड्यूली फॉलो कीजिए। कभी कभी थोड़े बहुत चेंजेस चल जाते हैं, मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल अगर 5 बजे डेली लिखा है 6 बजे उठना है तो, या 4 बजे उठना है तो डेली उठ रहे हैं। यार एक दिन अगर गलती से मिस हो भी जाता है तो स्लैक उतना देना चाहिए खुद को, बट कोशिश कीजिए कि 90% आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, ये गलती ना कीजिए। इसके अलावा ओवरलुकिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये गलती बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यार कि जो पेपर पहले साल या पिछले सालों में हो चुका है उसको क्या देखना, हमें तो अब जो आने वाला क्लैट का पेपर है उस पे फोकस करना चाहिए। जी हाँ, आपका फोकस बिल्कुल उन्हीं पेपर्स पे रहना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स 2020 से जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है तो 2020 ऑनवर्ड्स आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए, ताकि आपको एक पेपर का डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम का पैटर्न, कौन कौन से डोमेन से पैसेजेस पूछे जाते हैं, ये सब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा देखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस एक और मिस्टेक जो बच्चे अक्सर कर देते हैं वो ये है कि नॉट हैविंग द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन मॉक टेस्ट। अब ये दिक्कत क्या है, क्योंकि हम आप ना शुरू से ही ना इस तरह से हम लोगों की जो कंडीशनिंग हुई है, जो साइकोलॉजी में हम कंडीशनिंग बोलते हैं, तो ये कंडीशनिंग इस तरह से हुई है कि जैसे स्कूल में होता है कि पहले आपको सारा सिलेबस कराया जाता है, उसके बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली हो गया, बोर्ड्स हो गया, प्री बोर्ड्स हो गया, आपके सेक्शनल टेस्ट हो गए, यूटी हो गए, वीकली टेस्ट हो गए। तो पहले पढ़ाई कराई जाती है, उसके बाद हम टेस्ट देते हैं। तो बच्चे ये सोचते हैं कि क्लैट जैसे कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी पहले मैं सारी की सारी थ्योरी कर लेता हूँ, सारे सेक्शंस की मैं पहले थ्योरी पार्ट कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मॉक्स करना शुरू करूंगा। नहीं, क्लैट का एग्जाम इज मोर लाइक क्रिकेट, कि यहां पर ऐसा नहीं है कि आप पहले, जैसे क्रिकेट का क्या होगा, आपने कुछ पहले समझा क्रिकेट के बारे में और साथ साथ आप उसको अप्लाई कर रहे हो, या किसी भी स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी आपका गेम अच्छा होता है। स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है, ये नहीं होता कि पहले थ्योरी सारी पढ़े जा रहे हैं, उसके बाद जाके 6 महीने बाद आप फील्ड पे उतरे और पहली बार आपने बॉल अपने हाथ में पकड़ी है या बैट अपने हाथ में पकड़ा, या समझ में आया अच्छा यार इसको बल्ला कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। क्लैट का एग्जाम इज मोर लाइक स्पोर्ट्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी थियोरी के साथ साथ अपने मॉक्स की प्रैक्टिस को रखना है। शुरू में स्कोर उतना अच्छा नहीं आता क्योंकि आपकी थियोरी उतनी कवर नहीं होती, बट यहाँ पर अगेन डीमोटिवेट नहीं होना है और अपने फोकस रखना है मॉक टेस्ट पर और उनका एनालाइजेशन पर। अगेन जैसा कि मैंने कहा, एनालिसिस को, मॉक एनालिसिस को अक्सर बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है कि यार सारी बातें कल कर लेंगे, यार कल 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 परसों, और फिर ये कभी भी नहीं आता। एनालाइजेशन कभी बच्चे नहीं करते हैं, सोचते हैं यार मॉक देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है समझ में आ गया कि यार मॉक्स में मेरे
25 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी के क्वेश्चन मेरे सही हैं, मुझे पता चल गया स्कोर कितना है, रॉन्ग कितने हैं, राइट कितने हैं, लेकिन एनालाइज आपने नहीं किया। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक होती है क्योंकि आप एनालाइज नहीं करते हो। तो जो मिस्टेक आपने अपने पुराने मॉक्स में करी है, वो सेम मिस्टेक आपके आने वाले मॉक्स में करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आया था एनालाइजेशन के बिना कि गलती एग्जैक्टली कहाँ हुई है, कौन से एरिया में मैं एग्जैक्टली लैग कर रहा हूं। इसीलिए मॉक्स का एनालिसिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है मॉक्स को देना। इसके अलावा एक और मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, दैट इज द मल्टीपल रिसोर्सेज टू स्टडी। तो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो बनने की कोशिश करते हैं कि यार जहां से कुछ आज नया इंस्टीट्यूट देखा तो वहां से उसके लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए, या कोई नया ऑफलाइन कोचिंग के बारे में पता चला तो उसको ज्वाइन कर लिया, मॉक टेस्ट परचेज कर लिए, मल्टीपल सोर्सेज पे फोकस करते हैं, सोचते हैं यार ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा और अल्टीमेटली मैं क्लैट के एग्जाम में टॉप कर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जितने ज्यादा रिसोर्सेज आप देखते हो उतने ज्यादा आपका यहाँ पर खिचड़ी बन जाती है, और खिचड़ी बीमार के अलावा किसी और को नहीं समझ में आती है। तो इस केस में बहुत ज्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखिए, स्टिक टू योर रिसोर्सेज, टू 3 to 5 रिसोर्सेज, उन्हीं से पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्वांटिटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एक और मिस्टेक जो बच्चे अक्सर ये करते हैं, जो मुझे अक्सर ये सुनने में आता है कि मैम पेपर टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाता, मॉक टाइम पर नहीं कंप्लीट होता है। तो बच्चे, जो क्लैट का पेपर है वो आपकी रीडिंग स्किल को देख रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है, तो रीडिंग स्पीड पर डे 1 से वर्क करना होता है। मैं हमेशा बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि मैराथन 21 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 14 किलोमीटर तभी भाग पाओगे जब डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भाग के वो बड़ी वाली रेस भागने के लिए तैयार हो पाओगे। तो यहां पर अपनी रीडिंग स्पीड पर डे 1 से वर्क करिए। जब से आप अपनी क्लैट की तैयारी शुरू कर चुके हैं उसी दिन से आप अपने रीडिंग स्पीड पर वर्क करिए। मैंने अपने लेक्चर्स में काफी स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं जहां पर आप रीडिंग स्पीड को कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो रीडिंग स्पीड पर वर्क कीजिए, क्योंकि क्लैट आपको आइडियली 1 मिनट पर क्वेश्चन देता है, जिसमें आपने एक पैसेज पढ़ना होता है, पैसेज के बाद आपने उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, 5 क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी पढ़ने होते हैं। तो वहां पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं। तो रीडिंग स्पीड पर शुरू से ही वर्क कीजिए, टेक्निक्स पर वर्क कीजिए, तभी ये पेपर आपका टाइमली कंप्लीट हो सकता है, तभी एक्यूरेसी में भी आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक मिस्टेक अगेन, जैसे कि पुअर टाइम मैनेजमेंट। बच्चे जो टाइम एलोकेट कर रहे हैं, स्केड्यूल बना लिया है, स्टिक भी कर रहे हैं उस पे, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। जो सेक्शन ज्यादा टाइम मांग रहा है या जो सेक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मांग रहा है उसमें टाइम प्रॉपरली आपने डिवोट नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस मिस्टेक को अवॉइड करना बहुत जरूरी है अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो। एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, OMR नॉट अ केक वॉक। बिल्कुल OMR बिल्कुल ऐसा केक वॉक नहीं है, उतना बटर स्मूथ नहीं है। यहां पर जो एस्पिरेंट्स गलती करते हैं वो ये कि क्लैट का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। बच्चे सोचते हैं कि पूरे 120 क्वेश्चंस हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, OMR को हम लास्ट में कलर कर देंगे। करना ही क्या है यार, सर्कल्स में कलरिंग ही तो करनी है, रंग ही तो भरने हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केसेस में एक साथ सारे आंसर्स करने पर, सारे आंसर्स के बबल्स फिल करने पर बहुत ज्यादा % चांसेस होते हैं गलत बबल को कलर करने के। तो ऑलवेज मेक श्योर, चलो अगर एक एक के भी नहीं कर रहे तो 5-5 क्वेश्चंस के बबल्स को, OMR को साथ फिल कीजिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना मोस्टली इस केसेस में अगर आप OMR प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप OMR को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर में ABCD को टिक टिक कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर OMR जब आप पेपर में भरेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है OMR को फिल करने में। तो ये ध्यान रखिए कि OMR की प्रैक्टिस को, OMR की फिलिंग को अपने मॉक्स के साथ साथ रखिए, और ये कोशिश कीजिए कि अगर आप एक एक क्वेश्चन को नहीं कलर करना चाहते तो 5-5 क्वेश्चंस को यहाँ पर साथ साथ उसमें OMR बबल को कलर जरूर कीजिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो अक्सर एस्पिरेंट्स करते हैं वो होती है नेग्लेक्टिंग अ सेक्शन इन क्लैट, और ये अक्सर मोस्टली QT और मैथ्स के साथ होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार ये QT का जो सेक्शन है वो मैक्सिमम 10 to 12 मार्क्स की वेटेज का आता है, तो या फिर लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ है यार, मुझसे होता नहीं है, लेट मी जस्ट स्किप दैट सेक्शन, या लेट मी जस्ट स्किप द GK सेक्शन, या इंग्लिश थोड़ा वीक है तो लेट मी जस्ट स्किप द वर्बल रीजनिंग सेक्शन। तो ये गलती,
ये भारी गलती ना करें, क्योंकि एक सेक्शन छोड़ देना कैन मेक और ब्रेक योर पोजीशन टू सिक्योर अ सीट इन द टॉप एनएलयू। व्हाई? क्योंकि ये 10-12 मार्क्स का ही जो आप सोचते हैं ना कि यार ये मैं सेक्शन कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देता हूं या इस सेक्शन के आधे ही क्वेश्चन करके आऊंगा, आधे नहीं करके आऊंगा, यहां पर दिक्कत ये है कि वो आपके ओवरऑल स्कोर में दिक्कत क्रिएट करता है। ओवरऑल स्कोर में आपका वो एक आइडियल स्कोर नहीं बन पाता अगर आप कंप्लीटली एक सेक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे। बहुत सारे ऐसे टॉप रैंकर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्लियरली बताया है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर करी है। उन बच्चों ने हमेशा ये बात बोली है कि क्यूटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, हर सेक्शन का इक्वल इंपॉर्टेंट रोल है। तो कभी भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, जो क्लैट के पेपर में 5 सेक्शन है, उसको नेग्लेक्ट मत करिए। अगर आपको लगता है वो आपका एक वीकर एरिया है तो उस पर एक्स्ट्रा वर्क करिए शुरू से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शुड बी एक्चुअली इंटेंसिटी ओवर कंसिस्टेंसी। जो मिस्टेक लोग करते हैं, यहां पर तो मैंने उसका सोल्यूशन लिख दिया है। तो द मिस्टेक द स्टूडेंट्स दैट डू इज इंटेंसिटी ओवर कंसिस्टेंसी। तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, सारे सोर्सेस लेके आ जाएंगे, जहां से जो मिल रहा है, कोई स्टडी बडी मिल रहा है, कोई दोस्त मिल रहा है, कहीं से भी कुछ भी लग रहा है, तो हमें लग रहा है यार ये सब पढ़ लेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा गैदर करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे ड्रीम एनएलयू में जाने के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भारी गलती है एक और। तो अपनी इंटेंसिटी पे मत सोचिए, कंसिस्टेंसी पे वर्क करिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट्स हैं डेली कीजिए। जितना जितना आपने टाइम एलोकेट किया है उसको होल हार्टेडली डिवोट कीजिए। प्रैक्टिस को जरूर रखिए और कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज द अल्टीमेट की टू क्रैक द क्लैट एग्जाम। तो ध्यान रहे, ये जो भी मिस्टेक्स हैं जो हमने आज के सेशन में डिस्कस करी है, जिन गलतियों से हम सीखे हैं, वो गलतियां रिपीट ना करें, वो गलतियां ना दोहराएं। क्योंकि जिंदगी में वही इंसान सफल हो सकता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और उन गलतियों को ना करके खुद सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।